हेलो एवरीवन। सो क्योंकि तुम लोगों का ज्यादातर डाउट्स जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से बहुत सारा क्वेश्चंस में है, तो मैंने इसलिए क्या किया, मैंने सोचा एक ये वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम जो मैंने फेज एन के लिए जो डीपीपी दिया हुआ है उसमें से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है उसमें से मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पे कवर कर लो, जो टफ न्यूमेरिकल्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है सो डू आस्क मी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डीपीपी है, डीपीपी 1, यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 एम्पियर। ये तुम लोगों का आता है। डिफाइन टाइप्स ऑफ करंट विथ करंट टाइम ग्राफ। नाउ टाइप्स ऑफ करंट हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट, है कि नहीं। नाउ बट इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट इज विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब पहले कौन सा करंट लिया जाता था, अभी कौन सा करंट लिया जाता है, उसके बारे में। मेनली इफ वी सी टाइप्स ऑफ करंट, ओके, टाइप्स ऑफ करंट कितना होता है, टाइप्स ऑफ करंट दो करंट होता है कि नहीं। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी और एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एसी मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग। तो एसी क्या करेगा, ऑल्टरनेट करेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो एसी का ग्राफ ऐसा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का क्या होगा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है कि नहीं, कांस्टेंट रहता है। तो डीसी का ग्राफ क्या होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया एसी, ये हो गया डीसी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ है, डिफाइन टाइप्स ऑफ करंट, सॉरी गिव टाइप्स ऑफ करंट विद करंट टाइम ग्राफ, ये हो गया करंट टाइम ग्राफ फॉर एसी, ये हो गया करंट टाइम ग्राफ फॉर डीसी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हाँ, चेक क्वेश्चन नंबर 6। Name the mobile charge carrier responsible for conduction of electric current in an electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब बैटरी के अंदर का केमिकल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा चार्ज कैरियर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर करंट। तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट में। सेकेंड क्या पूछा है, इन ए आयोनाइज्ड गैस। तो आयोनाइज्ड गैस में क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस में होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव गैस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव गैस आयंस, ठीक है। यहां पे हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव गैस आयंस बोलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, स्टेट ओम्स लॉ, गिव इट्स लिमिटेशन, ये तुम लोगों का आता है। ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर मेटल्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है मेटल्स, ठीक है। अभी मेटल्स का क्या होता है देखो। हाँ, एक सेकंड, तो मेटल्स का क्या होता है देखो, मेटल्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होता है ना, मेटल्स का जो बिहेवियर रहता है वो ओमिक रहता है। क्या रहता है, ओमिक, मतलब वो ओम्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मेटल क्या रहता है, ओमिक रहता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेटल्स क्या होता है ना, वो फर्दर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। एक फर्दर पॉइंट के बाद वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे जो हम लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेटल्स। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हम लोगों को सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जो कि पार्टली कंडक्टर है और पार्टली इंसुलेटर है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, देखो
ठीक है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर का वीआई ग्राफ। ये हो गया मेटल्स का वीआई ग्राफ, ये हो गया सेमीकंडक्टर का वीआई ग्राफ। और थर्ड लास्ट क्या है हम लोग के पास, कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर मतलब नॉर्मल रेजिस्टर जो है कि नहीं, हम लोग को ऑलरेडी हम लोगों ने कार्बन रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ये सब पढ़ा हुआ है। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या लेना है, हम लोग को नेक्स्ट कार्बन रेजिस्टर देना है। तो कार्बन रेजिस्टर का क्या होगा, ये आ जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड नंबर 3 कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। राइट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल व्हाइल चार्जिंग एंड व्हाइल डिस्चार्जिंग। सो चार्जिंग के टाइम पे जो इक्वेशन होता है वो होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर, ये स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो इक्वेशन होता है दैट इज V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो ये होता है चार्जिंग के टाइम पे इक्वेशन, ये होता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे इक्वेशन। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मुझको लगा कि ये सबका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूं तो तुम लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आते हैं जो यहाँ पे हम लोग के पास न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, a battery of EMF 12 volt. Okay, question number 12. So EMF कितना दिया हुआ है 12 volt, has internal resistance R दिया हुआ है 0.5 ohm, is to be charged by a battery which supplies 110 volt DC. So ये voltage दिया हुआ है 110 volt. How much resistance must be connected in series with the battery to limit the charging current to 5 ampere? मतलब चार्जिंग के टाइम पे करंट कितना पास हो सकता है, ओनली 5 एम्पियर। तो ये करंट को लिमिट करने के लिए, मतलब बाकी करंट को ब्लॉक करने के लिए कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, और ये रेजिस्टेंस किस में लगाना है, सीरीज में। तो अभी देखो क्वेश्चन में अच्छे से देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इस चार्ज। तो चार्ज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था कि नहीं चार्जिंग के लिए, है कि नहीं। वी नो दैट चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज का फॉर्मूला है वो क्या है, E प्लस आई आर। बट यहां पे ये तो हो गया वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर प्लस आर, सीरीज में है तो डायरेक्टली प्लस हो गया। तो अभी वैल्यू बैठा दो, V कितना है, V दिया हुआ है 110, E कितना है, E दिया हुआ है 12, आई दिया हुआ है कितना, आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, हम लोग को लिमिट करना है 5, कैपिटल आर निकालना है, और स्मॉल आर दिया हुआ है 0.5, है कि नहीं, 0.5। तो अभी इसको अच्छे से सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके कैपिटल आर निकालो। तो कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 19.1 ओम। सॉल्व करके चेक कर लो, ये आ गया 19.1 ओम। तो पहला पार्ट यही था ना, हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, so this much resistance must be connected in series. सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है what will be the potential difference across the terminals of the battery. तो ये जो V है, this is what, this is the potential difference. देखो पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल सेम होता है। ये वीडियो का मैं अगर इसी में टाइम लिमिट में हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट के तरफ तुम लोग को ये समझा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सब का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो V ही क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ये चार्जिंग है, चार्जिंग में क्या था, V इक्वल टू E प्लस आई आर। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E प्लस आई आर। E क्या है देखो, हाँ यहाँ पे जो हम लोग V ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो वाला ले रहे हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे V हम लोग वो ले रहे हैं, ठीक है, जो एक बैटरी के टर्मिनल्स पे डेवलप होगा, क्योंकि करंट पूरा फ्लो नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस रोक दे रहा है। रेजिस्टेंस रोकने के बाद यहाँ पे तो सिर्फ बैटरी रोक रहा है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रोक रहा है।
यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रोकेगा, इसलिए टोटल वोल्टेज लिया। यहाँ पे सिर्फ ये जो V है ये सिर्फ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस रोक रहा है, मतलब ये जो V है वो कौन सा देगा, सिर्फ बैटरी का वोल्टेज देगा, नॉट ऑफ द होल सर्किट। ठीक है, टोटल जो सर्किट के बाहर जो लगा हुआ था 110 वोल्ट डीसी वो नहीं है ये। तो V इक्वल टू क्या हो रहा है, E प्लस आई आई। E कितना मिला 12, I कितना मिला 5, R कितना था स्मॉल r 0.5, तो ये हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2.5 दैट मींस 14.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज, नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज 14.5। ओके ओके, सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हाँ, फिर से ये फॉर्मूला यूज होगा, देखना। स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 13, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 15.5 ओम। क्या निकालने दिया हम लोग को, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। सो टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग E प्लस आई आर, बट अगर हम लोग अच्छे से देखें हम लोग को करंट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, I का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो अगर हम लोग टोटल सर्किट ले ले, ठीक है, वी नो दैट, अभी हम लोग को मालूम था ना, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो टोटल फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल टू, जब हम लोग को करंट या फिर कुछ निकालना होगा तब हम लोग टोटल लेंगे, जब सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ बैटरी का होता है तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का लेंगे। ये बात समझ में, ये बात याद रखना। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कब लेना है, जब पूरा सर्किट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब सिर्फ बैटरी को यूज कर रहे हैं तब सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू E प्लस आई R प्लस R। ठीक है, हम लोग को I चाहिए, तो I इक्वल टू क्या होगा V माइनस E, और यहां से क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे R प्लस R आ जाएगा, है कि नहीं, R प्लस R, ये डिवाइड में आ जाएगा, आएगा। तो V कितना है 120, E कितना है 8, तो माइनस करोगे 120 माइनस 8 कितना आएगा 112, R कितना है 15.5 और ये कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 7 42, 7 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया 7 एम्पियर, तो करंट निकल गया। अभी हम लोग को निकालना है टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग का फॉर्मूला, देयरफॉर वी नो दैट V इक्वल टू E प्लस आई आर, E कितना मिला 8, I कितना मिला 7, स्मॉल r कितना है 0.5, तो V इक्वल टू कितना आएगा 8 प्लस, यहाँ पे आ गया 5 7 35 दैट मीन 3.5, तो V कितना आ जाएगा 11.5 वोल्ट। तो ये हो गया बैटरी के टर्मिनल के अगेंस्ट में वोल्टेज। अभी देखो ये क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। तो सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, टू लिमिट द करंट, सीरीज रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको लिमिटेशन में या फिर लिमिट में रखने के लिए हम लोग सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 13 का सोल्यूशन। चलो फटाफट देख लो। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको ये क्वेश्चन नंबर 14 डाउट पूछा है, सर समझ में नहीं आया कैसे करना है कैसे करना है, क्योंकि ईएमएफ अलग अलग दिया हुआ है। तो देखो मैं 14 सॉल्व करवा के दे रहा हूं। हाँ, what is the equivalent EMF when three cells E1, E2 and E3 with internal resistance R1, R2 and R3 are connected in series with external resistance R and second parallel with R, and also we have to find when the current is maximum in both the cases. Okay, तो देख लो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों के पास 3 सेल्स दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज, किसके साथ, बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। इसका है E1, इसका E2, इसका E3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ठीक है, अभी हम लोगों ने मान लिया सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ।
तो सीरीज में जब हम लोग लगाते हैं, हम लोग को मालूम है इन सीरीज इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, डायरेक्टली प्लस, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने तुम लोगों को नोट्स भेजा था इसका, है कि नहीं। नाउ इसके साथ हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा के रखा है कि नहीं। सो देयरफॉर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, करंट इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इक्वल टू यहाँ पे V की जगह E आ जाएगा, E बाई टोटल R, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल EMF मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल R सीरीज में है ना, तो ये आ गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, स्मॉल r कितना है 1R प्लस 2 प्लस 3, ये है ना टोटल। सो देयरफॉर E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या था, E इक्विवेलेंट, टू E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा I, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या था R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट, है कि नहीं। ये कब होगा, जब हम लोग सीरीज में लगाएंगे। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछने दिया था, दैट व्हेन, ओके, व्हेन विल बी द करंट मैक्सिमम। सो करंट मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है, देखो, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अच्छे से समझना, when the external resistance R is very very greater than the total internal resistance. When the external resistance R is very very greater than the total internal resistance, then ये सर्किट में जो सीरीज में जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो। ओके, अभी चलो हम लोग पैरेलल का देखते हैं। नाउ देखो, हाँ, तो यहां पे अभी हम लोगों ने 3 सेल्स लगा लिया जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, EMF है E1, E2, E3, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है R, और ये पैरेलल में है, तो करंट फ्लो हो रहा है कितना I, ठीक है। सो हम लोग को मालूम है, वी नो दैट, देखो जो नोट्स भेजा उसमें अच्छे से देखना, या R का पहले छोड़ दो, ये जो इक्विवेलेंट, ये जो पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। पैरेलल में होता है E, अच्छा मैंने जो नोट्स भेजा था ना, उसमें मैंने जब ये वाला पार्ट लिखा था, मैंने नीचे R इक्विवेलेंट लिखना भूल गया, तो तुम लोग देखना, हाँ, इट विल बी E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। सो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ये होगा। एंड 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इसमें भी क्या निकालना है, इसमें भी हम लोगों को मैक्सिमम करंट निकालना है, और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए। सो यहाँ पे जो 1 बाय R इक्विवेलेंट मिला, अगर मैं इसको ऐसे एलसीएम ले लूं, तो ये हो जाएगा R1, R2, R3, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब देखो सब में एक एक है, 2 2 नहीं है, तो ऑब्वियसली आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस आ जाएगा R3 R1, है कि नहीं, यही आएगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा रफ कर देता हूं, ये वाला लाइन तो याद रहेगा, ठीक है।
सो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन क्या था, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग को मिल गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ये R इक्विवेलेंट को इस तरफ ले जाओ तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट की जगह पे यहां पे आ जाएगा, कितना मिला था हम लोग को, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ओके, अभी तुम लोग सोचोगे शायद ये हो गया हम लोग का आंसर, लेकिन आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R अभी तक तो आया ही नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर करंट I, करंट क्या था, करंट का फॉर्मूला हम लोग को अभी क्या मिला था, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, है कि नहीं। सो टोटल ईएमएफ मतलब E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट को मैं यही लिखूंगा ना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 इंटू ये पूरा है, ये पूरा की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा की जगह में मैं लिख सकता हूं यहाँ पे R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तो R इक्विवेलेंट ही है ना, हाँ ये R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे मिला। ये हो गया टोटल ईएमएफ बाय बाय आ जाएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस। देखो सीरीज हो या पैरेलल, रेजिस्टेंस लास्ट में जाके प्लस ही होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट, ये पूरा लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फाइनली इसमें से क्या निकालना है, फाइनली इसमें से हम लोग को निकालना है E इक्विवेलेंट। तो ये जो पूरा था, ये पूरा E इक्विवेलेंट था ना, ये वाला पूरा E इक्विवेलेंट था ना। सो I इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर अगेन E इक्विवेलेंट हम लोग को क्या मिलेगा, I R प्लस R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे R प्लस जो ये R इक्विवेलेंट है इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल। आई होप समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क या 1 मार्क के लिए तो आएगा नहीं, 2 मार्क्स के लिए आएगा तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना। अगर सॉल्व 3 मार्क्स के लिए आएगा तो सॉल्व कर देना। अभी इसमें भी करंट कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसमें करंट सीरीज में मैक्सिमम कब था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाज मच मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मच स्मॉलर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, उल्टा, देन करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी मैक्सिमम। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया। चलो अभी मैं एक टॉपिक समझा देता हूं, ठीक है। तुम लोगों में से किसी ने मुझे पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं समझा देता हूं। दैट इज रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो समझ लो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। हाँ देखो, यहां पे पकड़ लो, हम लोगों के पास एक बैटरी है। क्या है, एक बैटरी है। ये बैटरी का ईएमएफ पकड़ लो E, और ये बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देता है। तो एक सर्किट में बैटरी के वजह से, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल और बैटरी, ठीक है। इसको हम लोग मान के चलते हैं स्मॉल r, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक सर्किट लगा दिया और इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल।
पॉजिटिव में से कन्वेंशनल करंट जाएगा, ये रेजिस्टेंस, और यहां से करंट वापस आ रहा है। अभी बैटरी में से क्या हो रहा है, चार्ज ले रहा है या चार्ज जा रहा है? ऑब्वियसली बैटरी से चार्ज जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये डिस्चार्जिंग है कि नहीं, ये डिस्चार्जिंग है। बात समझो। हाँ, जब मैं बैटरी को सबसे पहले लेके आऊंगा, मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो बैटरी के ये जो टर्मिनल्स है ना, ये जो दो टर्मिनल्स है, इसके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जैसे बैटरी के साथ सर्किट को कनेक्ट करोगे, यहां से चार्ज फ्लो होगा, यहां पे जाएगा, ये करंट फ्लो होगा, यहां पे जाएगा, ये करंट फिर बैटरी के अंदर से जाएगा ना, फिर बैटरी के अंदर से जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से भी करंट ड्रॉप होगा, और ये बैटरी के अंदर से जब जाएगा तब भी करंट ड्रॉप होगा। तो अभी जो बैटरी के टर्मिनल्स में पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये कम होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब बैटरी को जब सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स इज ईएमएफ। बैटरी को जैसे सर्किट के साथ कनेक्ट कर दोगे, द पोटेंशियल विल ड्रॉप एंड चेंज दिस नेट ईएमएफ और दिस ड्रॉप्ड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ड्रॉप होने के बाद जो बच जाएगा। ठीक है, पकड़ लो, इसको पहले लाया तो 15 था, तो ये 15 हो गया ईएमएफ। जैसे चार्ज फ्लो होना, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ये चेंज होके कम हो गया, 14.3 बचा अभी टर्मिनल्स, तो ये हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, या फिर टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो अभी हम लोग को एक रिलेशन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे ही यहां से करंट फ्लो होना शुरू होगा, बैटरी के अंदर से भी करंट जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग को मालूम है यहां पे भी एक करंट का ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस की वजह से, और यहां पे भी वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और यहां पे भी वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, है कि नहीं। सो लेट V dash be the voltage drop ड्यू टू सेल। ठीक है, तो यहां पे V डैश क्या आ जाएगा, V डैश हम लोग का आ जाएगा I R, मतलब स्मॉल r, है कि नहीं। ऑल्सो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बाहर में, ये क्या होगा, V इक्वल टू I R होगा, कैपिटल R, है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, मैंने अभी समझा ये डिस्चार्ज है कि नहीं। सो वी नो दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अभी हम लोग को इक्वेशन मिला था ना, डिस्चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस I R, यही होता है ना, E माइनस I R। तो यहां से I क्या मिलेगा हम लोग को, I हम लोग को मिल जाएगा, देखो E इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा E माइनस V, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्मॉल r, आया। हाँ, तो ये आ जाएगा करंट। तो ये हो गया हम लोग का एक रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू करंट। ठीक है, हम लोग को जो रिलेशन निकालना है उसी का ये एक रिलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन करंट। ठीक है, इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, और अच्छे से देखो। हाँ, अभी स्मॉल r को इधर ले जाओ, तो ये आ गया स्मॉल r इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, E माइनस V बाई कैपिटल I आ जाएगा। नाउ V इक्वल टू क्या था, V इक्वल टू I R, है कि नहीं, V इक्वल टू था I R, तो यहां से मैं I इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V बाई R लिख सकता हूं ना, I इक्वल टू V बाई R। देखो मुझको ये चाहिए, स्मॉल r तो ऑलरेडी है, मुझे स्मॉल r नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल R चाहिए, क्योंकि रिलेशन में कैपिटल R भी है। सो I इक्वल टू V बाई R, सो देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाई I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई R, है कि नहीं, V बाई R। तो ये R ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर R इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V बाई V। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, कैपिटल R, E एंड V। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया। नाउ देखो, हाँ, ये तो हो गया एक पार्ट। अभी देखो मैंने क्या लिखा, हीट। जब
करंट कंटिन्यूअसली रेजिस्टर में से फ्लो होता जाता है ना, तो ये रेजिस्टर क्या होता जाता है, ये रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ऑब्वियसली रेजिस्टर में क्या कर रहा है, करंट को ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हीट डेवलप होगा। ठीक है, सो ये जो रेजिस्टर में जो हीट डेवलप होता है, ये हीट कैसे दिया जाता है, ओके, सो द हीट डेवलप और द हीट डिसिपेटेड इज गिवन बाय हीट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, चार्ज Q इक्वल टू, ये मैंने Q लिख दिया, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I T, तो ये आ गया V I T। यहाँ पे T क्या है, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। सो देयरफॉर H इक्वल टू V के जगह IR पुट करो, तो क्या मिलेगा मुझे, ये IR पुट करोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, और I की जगह V बाई R पुट करो, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I की जगह V बाई R पुट करोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R, होगा ना, V बाई R पुट करोगे तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, Joule's law of heating. These two equations are called Joule's law of heating. ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, that the heat developed when current flows through a circuit is directly proportional to the current square of the current. अभी अच्छे से देखो, R के साथ एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कैसे लिखना है, heat developed is directly proportional to resistance for given current. Heat developed is inversely proportional to resistance for given potential. Heat developed directly proportional to current for given directly proportional to resistance for given current, inversely proportional to resistance for given voltage. And also the heat developed is directly proportional to time for which the current flows. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अभी एक मार्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला था 11 में मिला ना, वर्क डन बाय टाइम। एंड व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हीट एनर्जी है यही वर्क डन है, तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कितना मिला था, VIT, सो VIT बाई T, T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI, ये होता है पावर का फॉर्मूला, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो आई होप, ठीक है, मैंने डीपीपी का क्वेश्चन भी डिस्कस किया, यहां तक समझ में आया होगा। मैं कल एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं पूरा किरचॉफ लॉ का जो भी नेटवर्क का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ना यहाँ पे डीपीपी में, वो सब सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं खुद सॉल्व करके अच्छे से समझा के दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर होता है तो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें डाल दूं। ठीक है, एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक वन दिस वन टू से डाउट क्लियरेंस क्लास, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम फ्राइडे यू हैव एग्जाम। ओके, सो प्रिपेयर वेल, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।